भारत में प्रॉपर्टी के बाद दूसरा सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर कोई है तो वो है गोल्ड यानी सोना। ऑन एन एवरेज इंडियंस के टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 15% कंपोनेंट गोल्ड का होता है, जबकि सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाले ऑप्शन यानी इक्विटी में 5% से भी कम इन्वेस्टमेंट होता है। वैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कई अलग अलग तरीके हैं और आप कौन से तरीके से इन्वेस्ट करते हैं उससे आपके रिटर्न्स में 60% से भी ज्यादा का फर्क पड़ सकता है। तो आज हम जानेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है और उस ऑप्शन में भी किन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम रिटर्न्स अर्न कर सकें। डिटेल में समझेंगे विद प्रॉपर कैलकुलेशन। और सोने पे सुहागा एक ऐसी ट्रिक के बारे में जानेंगे जिसका यूज करके इस सबसे बेस्ट ऑप्शन के सबसे बड़े सो कॉल्ड नेगेटिव पॉइंट, जिसकी वजह से आज भी कई लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उस नेगेटिव पॉइंट को कैसे एक बहुत बड़े पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके पास ये 60% एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं कमाने का कोई बहाना नहीं बचेगा। तो चलिए सबसे पहले ब्रीफ में जान लेते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के अलग अलग ऑप्शंस क्या हैं। तो पहला तो ऑब्वियसली फिजिकल गोल्ड, जिसमें आते हैं गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स या इवन सिंपल गोल्ड पीसेस। वैसे अगर आप अपने कंजम्पशन पर्पज से फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं तो अलग बात है, फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फिजिकल गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हैं तब तो आपको ये वीडियो पक्का एंड तक जरूर देखना चाहिए। इट इज सिंपली गोइंग टू ब्लो योर माइंड। खैर, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। इसमें ऑब्वियसली गोल्ड को ऑनलाइन यानी डिजिटल फॉर्म में खरीदा जाता है। तीसरा तरीका है गोल्ड ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो आपके द्वारा इन्वेस्टेड पैसे को आपके बिहाफ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। ईटीएफ्स के लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है और ईटीएफ्स किसी भी शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर इंस्टेंटली ट्रेड हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं भी है तो भी आप नॉर्मल गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपके पैसे को इवेंचुअली गोल्ड ईटीएफ्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। यानी इसमें ईटीएफ्स के फंड मैनेजमेंट चार्जेस तो इंक्लूडेड होंगे ही, उसके साथ ही उस कंसर्न गोल्ड म्यूचुअल फंड के खुद के फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी अलग से ऐड होंगे। यानी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ्स की तुलना में दिखता कम है, होता ज्यादा है। और लास्ट ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो आरबीआई द्वारा इश्यू किए जाते हैं और चूंकि इनमें आरबीआई की गारंटी अटैच्ड होती है तो ये एकदम सेफ होते हैं विद जीरो रिस्क। एसजीबीज यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आप अपनी बैंक के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो डीमैट अकाउंट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे एसजीबी में इन्वेस्टमेंट आप डीमैट अकाउंट के थ्रू ही करें तो बेहतर है। क्यों, वो कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। तो एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को फिजिकल गोल्ड से कंपेयर करें तो इनमें कुछ ऑब्वियस और कुछ नॉट सो ऑब्वियस कई डिफरेंसेस हैं। जैसे फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी में हमेशा डाउट ही रहता है। एसजीबी में प्योरिटी को लेके कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि इनकी प्राइसेस 999 प्योरिटी के गोल्ड की प्राइसेस पर बेस्ड होती है। फिजिकल गोल्ड में चोरी हो जाने का, टूट फूट का, घिस जाने का ये सब रिस्क होता है, जो एसजीबी में बिल्कुल नहीं है। फिजिकल गोल्ड के स्टोरेज के लिए आपको लॉकर चार्जेस भी देने होते हैं, जो एसजीबी में नहीं होते। वैसे बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके बैंक लॉकर से कुछ भी आइटम चोरी हो जाता है या कोई पूरा लॉकर ही तोड़ के ले जाए, और भले ही वो बैंक की लापरवाही की वजह से हुआ हो, लेकिन उस केस में सारा लॉस आपका होगा, बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि
इस केस में आपका और बैंक का रिलेशनशिप एक लेसर और लेसी का होता है। यानी जैसे किराएदार का सामान चोरी हो जाने पर मकान मालिक की कोई लायबिलिटी नहीं होती, वैसे ही यहां पर भी बैंक ने आपको सिर्फ लॉकर किराए पे दिया है, इसलिए बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं होगी इन केस ऑफ एनी लॉस। खैर, फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्जेस अलग से लगते हैं जो एसजीबी में नहीं लगते। फिजिकल गोल्ड में गोल्ड की वैल्यू पर 3% जीएसटी लगता है और इसके अलावा मेकिंग चार्जेस पर अलग से 5% जीएसटी लगता है। एसजीबी में किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगता। फिजिकल गोल्ड को खरीदते और बेचते वक्त अलग अलग रेट लगती है और उनके बीच का डिफरेंस गोल्डस्मिथ या ज्वेलर का कमीशन होता है, जबकि एसजीबी में कोई कमीशन नहीं होता। उल्टा अगर आप एसजीबी को ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको पर ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलता है। फिजिकल गोल्ड में कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अगर 3 साल से पहले बेचा जाए तो एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, आपकी एप्लीकेबल मार्जिनल टैक्स रेट के हिसाब से, मतलब आप जिस भी टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं उसके हिसाब से टैक्स लगता है। और 3 साल के बाद 20% एलटीसीजी लगेगा, इंडेक्सेशन के बेनिफिट के बाद। एसजीबी पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है अगर इसको मैच्योरिटी पर ही रिडीम किया जाए तो। हां, अगर उसके पहले सेल या रिडीम करते हैं तो फिर इसमें भी कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, वही 3 साल से पहले एसटीसीजी आपके मार्जिनल टैक्स स्लैब के अनुसार, और 3 साल के बाद 20% एलटीसीजी आफ्टर इंडेक्सेशन बेनिफिट। और सबसे बड़ी बात, एसजीबी में आपको गोल्ड की प्राइसेस में जितना भी एप्रिसिएशन होगा वो रिटर्न तो मिलेगा ही, जैसा बाकी सभी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में मिलता है, लेकिन उसके अलावा आपको हर साल 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो और किसी गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं है। यह इंटरेस्ट आपके अकाउंट में हर 6 महीने में क्रेडिट हो जाएगा और ये आपकी ओरिजिनल इश्यू प्राइस पर मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एसजीबी में इतना सब कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी तो होगा, है ना? इसका मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर लॉन्ग मैच्योरिटी पीरियड, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है। अगर आप 8 साल तक इंतजार नहीं कर सकते तो आप 5 साल के बाद कभी भी इसको रिडीम कर सकते हैं। और अगर आप 5 साल भी आपको ज्यादा लग रहे हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है। आप एसजीबीज को कभी भी सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकते हैं, अगर वो डीमैट अकाउंट में है तो। लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो 8 साल से पहले रिडीम करने पर या सेकेंडरी मार्केट में बेचने पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, मतलब बायर सेलर थोड़े कम होते हैं, इसीलिए आपको हो सकता है मार्केट रेट से थोड़ा डिस्काउंट में बेचना पड़े, यानी हो सकता है आपको 1-2% तक का नुकसान हो जाए। तो क्या कोई ऐसा जुगाड़ है कि हमें एसजीबी को पूरे 8 साल तक होल्ड भी ना करना पड़े, यानी हम खुद तय करें कि अपना इन्वेस्टमेंट पीरियड कितना हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी हम चाहें वो हमारी मैच्योरिटी हो, और हमें एसजीबी को डिस्काउंट में भी ना बेचना पड़े और कोई कैपिटल गेन्स टैक्स भी ना लगे? तो जवाब है यस, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? दरअसल जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि एसजीबी को सेकेंडरी मार्केट में बेचने पर हमें थोड़ा डिस्काउंट में बेचना पड़ता है, तो उसका हमको थोड़ा नुकसान हो सकता है। अब इसी चीज को आप थोड़ा उल्टा करके सोचो। बेचने वाले का नुकसान मतलब खरीदने वाले का फायदा। नुकसान तो बेचने से होता है ना, तो मत बेचो, खरीद लो। यानी अगर हम एसजीबीज को सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं तो हमें उल्टा ये डिस्काउंट में मिल जाएंगे, और खरीदते वक्त आप अपना इन्वेस्टमेंट टेन्योर भी खुद डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है
तो सेकेंडरी मार्केट से ऐसे एसजीबीज खरीद लो जो अगले 3 साल में मैच्योर होने वाले हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कैपिटल गेन्स टैक्स तो सिर्फ मैच्योरिटी से पहले बेचने वाले का लगता है, खरीदने वाले का नहीं लगता है। और चूंकि आप तो इसको मैच्योरिटी पर ही रिडीम करने वाले हैं, तो आपको रिडीम करते वक्त भी कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना एसटीसीजी ना एलटीसीजी, भले ही आपने इसको सिर्फ 3 साल के लिए होल्ड किया है। यही नहीं, जो 2.5% इंटरेस्ट मिलता है एसजीबी पर, वो भी अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन मिलेगा वही ओरिजिनल इश्यू प्राइस पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस रेट पर खरीदा है। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट से एसजीबीज की ट्रेडिंग करते वक्त आपको 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहला तो ये कि कभी भी मार्केट ऑर्डर ना लगाएं, हमेशा अपनी प्राइस तय करके लिमिट ऑर्डर प्लेस करें, वरना फिर सामने वाला कुछ भी प्राइस पे ऑर्डर करेगा तो भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और इससे हो सकता है आपको काफी नुकसान हो जाए। दूसरा, कभी भी सेकेंडरी मार्केट के थ्रू बल्क परचेज ना करें, छोटी छोटी क्वांटिटी में परचेज करें, 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम, वरना आप खुद ही डिमांड बढ़ा करके प्राइसेस बढ़ा देंगे और फिर आपको एसजीबी महंगी रेट में मिलेंगे। यानी अगर इन कुछ चीजों का ध्यान रखकर हम एसजीबीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है, या यूं कहें कि सोना ही सोना है। खैर, फाइनली अब प्रश्न यह है कि इन अलग अलग ऑप्शंस में आखिर हमें कितना इफेक्टिव रिटर्न मिलने वाला है। तो वो पर्सन टू पर्सन और सिचुएशन टू सिचुएशन थोड़ा डिफर कर सकता है और उसको समझने के लिए हमें एक्सेल कैलकुलेशन की मदद लेनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आप ये एक्सेल कैलकुलेटर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो ये ब्लू सेल्स हैं, आपको सिर्फ इनमें डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे डेट ऑफ परचेज और परचेज के वक्त पर ग्राम गोल्ड की रेट क्या थी वो आप डाल दीजिए। आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहां हम 1 लाख रुपए अज्यूम करके चल रहे हैं। और अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको पर ग्राम 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलता है, तो वो हमने यहां पर एंटर कर दिया है। फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी के केस में हमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं, तो हमने उसको 12% अज्यूम कर दिया है। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मार्जिनल टैक्स रेट हमने अज्यूम किया है हाईएस्ट 30%, लेकिन इसको भी आप अपने हिसाब से, जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप फॉल करते हैं उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप जो ही सेलिंग डेट मेंशन करेंगे तो यह आपको इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगा। हमने यहां 8 इयर्स का गैप रखा है। इसके अलावा हमने यहां गोल्ड की रेट्स में एवरेज 10% पर ईयर का एप्रिसिएशन अज्यूम किया है, तो उसके हिसाब से इसने हमको मैच्योरिटी के टाइम की वैल्यू निकाल के दे दी है। आप चाहें तो सीधे एक्चुअल सेलिंग प्राइस भी एंटर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। वैसे एक्चुअल में तो रिटर्न इस पीरियड के दौरान काफ़ी ज़्यादा ही रहा था, पर ज़रूरी नहीं कि आने वाले टाइम में इतना ही रहे, इसीलिए हमने थोड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेते हुए सिर्फ 10% रिटर्न ही अज्यूम किया है। फिर आपको इंडेक्सेशन वैल्यू डालनी है परचेज ईयर और सेलिंग ईयर की, जो मैंने यहाँ अलग शीट में प्रोवाइड कर रखी है। आप वहाँ से जो भी करस्पॉन्डिंग ईयर है उसके हिसाब से इंडेक्सेशन वैल्यू डाल सकते हैं। अब हम यहाँ 4 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं। उसमें से पहले 3 यानी फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में कोई डिस्काउंट नहीं है, तो उसमें तो जो भी एप्लीकेबल रेट है वो एज इट इज आ जाएगी। और 1 लाख रुपए में इस रेट के हिसाब से आप लगभग 38.46 ग्राम गोल्ड खरीद पाएंगे। वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को ऑनलाइन खरीदने पर आपको 50 रुपए पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है, इसलिए यहां पर 1 लाख रुपए में थोड़ा ज्यादा गोल्ड खरीद पाएंगे। फिजिकल और डिजिटल गोल्ड में गोल्ड की वैल्यू पर 3% जीएसटी भी लगेगा, और फिजिकल गोल्ड में तो मेकिंग चार्जेस और उसके ऊपर 5% जीएसटी और एक्स्ट्रा लगेगा। लॉकर चार्जेस भी सिर्फ फिजिकल गोल्ड के केस में ही एप्लीकेबल है। वहीं ईटीएफ्स के केस में फंड मैनेजमेंट चार्जेस लगेंगे, जो हमने 0.5% अज्यूम कर रखा है। तो इस तरह से हमको चारों ऑप्शंस में एक्चुअल एक्विजिशन कॉस्ट मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिडेम्पशन वैल्यू की। तो 8 साल तक
10% रिटर्न के हिसाब से पर ग्राम गोल्ड की रेट हो जाएगी 5573। लेकिन अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट बाकी है। जैसा कि हमने देखा होगा कि गोल्ड स्मिथ या ज्वेलरी शॉप पर गोल्ड के खरीदने और बेचने की रेट्स अलग अलग होती है और इनके बीच का डिफरेंस, जिसको हम स्प्रेड या कमीशन बोलते हैं, डिजिटल गोल्ड के केस में यह कमीशन थोड़ा और ज़्यादा होता है। हमने अलग अलग वेबसाइट्स पे चेक किया तो ये करीब करीब 3% के आसपास था। तो इसीलिए हमने फिजिकल गोल्ड के केस में 1% कमीशन और डिजिटल गोल्ड के केस में 3% कमीशन एज्यूम किया है। ETFs और SGB में कोई कमीशन होता नहीं है तो वो हमने 0 कर दिया। इनफैक्ट SGB के केस में तो हमें 2.5% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट और मिलता है, जिसमें से 30% अगर मार्जिनल टैक्स रेट भी निकाल लें तो भी करीब करीब 14,000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा हमको नेट। तो इस तरह हमको फाइनल रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको देखना है कि इस पर हमारा टैक्स कितना लगेगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके लिए हमें इंडेक्सेशन टेबल का यूज करना पड़ेगा और इंडेक्स्ड कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इंडेक्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि सिर्फ अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंसीडर किया जाए तो आपके 8 साल पहले के 1 लाख रुपए की आज की डेट में वैल्यू होगी लगभग 1,37,000 रुपए, और उसके हिसाब से आपके टोटल रिटर्न में से ये इंडेक्स कॉस्ट निकालने पर जो प्रॉफिट आएगा सिर्फ उसका 20% LTCG आपको देना होगा, बोथ फिजिकल गोल्ड एज वेल एज डिजिटल गोल्ड के केस में। ETFs पर भी पहले कैपिटल गेन्स टैक्स ही लगता था, लेकिन अब इसमें आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगेगा और SGB के केस में कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि इनको हम पूरे 8 साल के बाद मैच्योरिटी पर ही रिडीम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको फाइनल पोस्ट टैक्स रिटर्न्स मिल जाएंगे। और अगर परसेंटेज टर्म में रेट ऑफ रिटर्न देखें तो फिजिकल गोल्ड में 7.34%, डिजिटल गोल्ड में 8.74%, ETFs में 7.55%, वहीं SGBs में 11.85% का इफेक्टिव रिटर्न मिलेगा। यानी SGB का रिटर्न फिजिकल गोल्ड के रिटर्न के कंपैरिजन में 60% से भी ज्यादा है, और वो तो तब जब हम मार्जिनल टैक्स रेट 30% अज्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिसकी एनुअल इनकम 7 लाख रुपए से भी कम है और आप उनके अकाउंट से अगर SGB में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका मार्जिनल इनकम टैक्स 0 हो जाएगा और SGB में इफेक्टिव रिटर्न्स और भी ज्यादा हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। और हां, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने आसपास में किसी भी गरीब, असहाय या जरूरतमंद की किसी भी तरीके से कुछ भी मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।